हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। हम यहाँ पे ट्रांसफर प्राइसिंग का टॉपिक देख रहे थे और लास्ट में हमने सेक्शन 92B देखा। उसके बाद जो सेक्शंस कंटिन्यूएशन में है, मैं पहले उसको कंप्लीट कर रहा हूँ। बीच में इन्होंने वो कैलकुलेशन वाला पार्ट डाल तो दिया है, बट वो एज सच इन फ्लो रिक्वायर्ड नहीं है। आप डायरेक्टली मॉड्यूल के पेज नंबर 862 पे पहले आ सकते हैं। हम सारे प्रोविजंस एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि जब सम्स में अगर कोई उस टॉपिक की बात हो तो मैं आपको रिलेट करा सकूँ, नहीं तो फिर आधा अधूरा रह जाएगा। तो देख लेते हैं पहले। सेक्शन 92CA है, दैट इज रेफरेंस टू ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर। ऐसा इनकम टैक्स में एक ऑप्शन है, एडिशनल कमिश्नर है, जॉइंट कमिश्नर है, डेप्यूटी कमिश्नर है, उनको ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के तौर पे अपॉइंट किया जाता है। अगर असेसिंग ऑफिसर को आपके केस में ये लगता है कि ये मैटर किसी स्पेशलिस्ट ऑफिसर से एक बार रेफर करवा लेना चाहिए कि इस मैटर में आर्म्स लेंथ प्राइस क्या होनी चाहिए, ट्रांजेक्शन जिस प्राइस पे हुआ है वो सही प्राइस है या नहीं, तो असेसिंग ऑफिसर के पास इस सेक्शन में ये पावर होता है कि पहले प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर की परमिशन लेके वो क्या कर सकते हैं, इस मैटर को और आपकी फाइल को या आपके केस को ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को फॉरवर्ड करके उनसे आर्म्स लेंथ प्राइस के बारे में डिटेल्स मांग सकते हैं। तो ये पॉसिबल है और यही यहाँ पे बोला। ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर कौन होते हैं मैंने आपको बता दिया, जॉइंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक है। इसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस बाय द ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर, तो वो सारी चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे, फैक्ट्स फिगर्स जो भी हैं उसको स्टडी करेंगे और फिर फाइनली एक डिसीजन पे आएंगे कि इस सिचुएशन में आर्म्स लेंथ प्राइस कितनी होनी चाहिए। और उसके लिए वो ऊपर जितनी मेथड्स दे रखी हैं जिन पे हम सम्स करेंगे, उन्हीं मेथड्स को यूज करके कैलकुलेट करेंगे, कुछ नया नहीं होने वाला। अब यहाँ पे टाइम लिमिट की बात की गई है कि ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को जनरली कितना टाइम मिलता है और स्पेसिफिक केसेस में क्या होता है और क्या नहीं। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि पर्टिकुलरली जो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर हैं उनके पास जब केस जाता है तो उनको ये ध्यान रखना पड़ता है कि गिवन डेडलाइन में काम हो जाए। गिवन डेडलाइन कैसे डिसाइड होती है, देखो जो मेन असेसिंग ऑफिसर है जिसके पास आपका केस है, उनके पास असेसमेंट करने की भी एक डेडलाइन होती है कि उनको काम कब तक खत्म करना है, ठीक है। तो वो डेडलाइन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे टाइम लिमिट डिसाइड की गई है, दैट इज ऑफ 60 डेज। आप उसके अगर स्टेटमेंट में देखेंगे तो उन्होंने बोला है, as per the existing provisions the TPO has to pass his order 60 days prior to the date on which the limitation for making assessment expires, ठीक है। 60 days prior to the date on which the limitation for making the assessment expires, तो जिस दिन असेसिंग ऑफिसर की डेडलाइन खत्म होती है, ठीक है, उसके 60 डेज पहले एटलीस्ट जो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर है उसको अपना डिसीजन कंप्लीट कर देना पड़ेगा, ठीक है। ताकि लास्ट में ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के डिसीजन आने के बाद भी असेसिंग ऑफिसर का काम खत्म तो हुआ नहीं होता है, उसको अपना काम भी तो करना होता है। वही सिचुएशन की यहाँ पे बात करते हुए उन्होंने इस पॉइंट को रेज किया हुआ है, ठीक है। तो 60 डेज एडवांस मतलब टीपीओ के पास जब केस जाए उससे वहां से उसकी डेडलाइन टाइम लिमिट शुरू हो जाएगी, तो ही कैन टेक टाइम एज मच एज इट इज रिक्वायर्ड। लेकिन उसको उसको ध्यान ये रखना है कि फिर असेसिंग ऑफिसर के बाद में 60 डेज का टाइम बचना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप इतनी देर कर दें कि असेसिंग ऑफिसर के पास जो असेसमेंट का टाइम उसके खुद के पास बचता है वही खत्म हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक जो सबसेक्शन 3A की बात हो रही है वो 2016 का अमेंडमेंट है, अभी का नहीं है। वो अमेंडमेंट बोल ही नहीं सकते, अभी है अमेंडमेंट है, लेकिन उस बात को अब 4 साल हो चुके हैं। तो फिनांस एक्ट 16 का अमेंडमेंट है और तब उन्होंने ये बोला कि बहुत बार ऐसा होता है कि ये ट्रांसफर प्राइसिंग का जो मैटर है उसमें जो आर्म्स लेंथ प्राइस डिटरमाइन करने के लिए इन्फॉर्मेशन निकालनी है, वो इन्फॉर्मेशन फॉरेन कंट्री से मंगवानी होती है, फॉरेन एजेंसी से मंगवानी पड़ती है, उसमें टाइम लग जाता है। कितनी बार क्या होता है कि कोर्ट में मैटर चला जाता है और कोर्ट स्टे लगा देती है ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर की एक्टिविटीज के ऊपर। तो जब तक ये स्टे रहता है या जब तक फॉरेन एंटिटीज से या इंस्टीट्यूशन से डिटेल आने में जो टाइम लगता है, वो ड्यूरेशन को अगर आप इसमें काउंट करने लग गए तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो वो ड्यूरेशन को एक्सक्लूड किया जाना चाहिए और उसके बाद ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को उतना टाइम मिलना चाहिए कि उसके पास फिर असेसमेंट ऑफिसर को या असेसिंग ऑफिसर को आगे 60 डेज देने के लिए टाइम बचे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो टाइम एक्सटेंशन होगा। मतलब इन शॉर्ट ऐसा हो गया कि जो डेडलाइन थी ना वो असेसिंग ऑफिसर की, वो डेडलाइन ही शिफ्ट हो जाएगी और टीपीओ को उतना टाइम मिलेगा जितना उसको चाहिए और उसके बाद बीच में वो 60 डेज का गैप तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट जितने दिन का स्टे ऑर्डर रहेगा उतने दिन मैटर पूरा आगे फॉरवर्ड हो जाएगा
टीपीओ को भी उतना टाइम ज्यादा मिल जाएगा और असेसमेंट ऑफिसर की भी डेडलाइन जो है वो उतने दिन से एक्सटेंड हो जाएगी। तो ये पॉइंट यहाँ पे तब 2016 में अमेंडमेंट के थ्रू उन्होंने ऐड किया था। क्लियर? आगे बढ़ते। रेक्टिफिकेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस ऑर्डर बाय टीपीओ। हाँ, रेक्टिफिकेशन वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपनी मिस्टेक्स को अगर ऑब्जर्व करते हैं कि भाई ये तो ऑन द फेस दिख रहा है कि हमारी गलती हुई है, तो वो उसको अमेंड करके एक नया ऑर्डर पास करके बोल सकते हैं कि इसमें चेंजेस करो, और आपको भी ये बोला जाएगा कि आप इस हिसाब से अपने रिटर्न्स जो आपने फाइल किए कर दिए होंगे आपने, तो उसको आप रेक्टिफाई करो। रेक्टिफिकेशन के लिए एक सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट में, दैट इज सेक्शन 154। क्लियर? नेक्स्ट, पावर्स ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर। ये शॉर्ट नोट में थियरी में अगर फालतू आंसर पूछने होते हैं ना, जिसमें मार्क्स मिल जाए, वो ये आंसर होते हैं। हेड पॉइंट से ही पता चल जाती है क्या लिखना है। पावर टू कॉल फॉर एविडेंसेस, इंफॉर्मेशन फ्रॉम द असेसी, ऑब्वियसली। पावर टू अमेंड द ऑर्डर मेड इन रिगार्ड टू कंप्यूटेशन ऑफ एएलपी फॉर द ट्रांजेक्शन रिफर्ड टू हिम, वो भी हमने अभी ऊपर ही बात की। पावर टू प्रोसीड इफ द रिपोर्ट अंडर सेक्शन 92E इज नॉट फर्निश्ड फॉर सम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शंस। अब इसमें ये होता है कि जो लोग इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस करते हैं उनको सेक्शन 92E में रिटर्न भरना होता है, और उसमें एक फॉर्म फाइल करना होता है। फॉर्म है 3CEB। ठीक है? तो फॉर्म 3CEB में बताना पड़ता है कि कौन कौन से इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस हुए, उसमें उसकी डिटेल्स क्या थी, आर्म्स लेंथ प्राइस क्या आ रहा है, आपने क्या प्राइस लगाया, कोई वेरिएशन तो नहीं है तो क्या रीजन है, वो सब डिटेल्स देनी होती है। अगर यहाँ पे ऑफिसर को ये पता चलता है कि आपने ऐसे कोई ट्रांजेक्शन के बारे में डिटेल नहीं दी है, तो वो उसकी इंक्वायरी कर सकता है। भले वो मैटर उसके सामने नहीं आया था, रखा नहीं गया था, फिर भी वो सुओ मोटो उस पर एक्शन ले सकता है। दूसरा भी बोला है, पावर टू प्रोसीड इनटू केसेस व्हिच आर नॉट रिफर्ड टू हिम। एक केस को स्टडी करते करते, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट स्टडी करते करते उसको पता चला कि एक ऐसा ट्रांजेक्शन नहीं है या एक ऐसा केस नहीं है, पिछले 5 साल के रिकॉर्ड्स में भी ऐसी और मिस्टेक्स आपने की है, इंटेंशनल अनइंटेंशनल अनदर मैटर, बट एरर्स हैं, तो वो उन मैटर्स को भी यहाँ पे कंसिडरेशन में ले सकता है अपनी मर्जी से। ठीक है? तो अगर एक ट्रांजेक्शन पकड़ा गया ना, तो पूरी चेन हाथ में आ जाएगी, फंस जाओगे, ज्यादा रिस्की है ये। ठीक है? 5th पॉइंट में बोला, पावर टू एक्सरसाइज ऑल ऑफ द फॉलोइंग पावर्स स्पेसिफाइड इन सेक्शन 131, 133 और 133 कैपिटल A। इनकम टैक्स एक्ट के जो सेक्शंस बोले हैं ना, इसमें सारे पावर्स होते हैं जो नीचे लिखे हैं। एक तो वो सिविल प्रोसीजर कोड के कोर्ट वाले पावर्स जो हमने बहुत बार पढ़े हैं, डिस्कवरी, इंस्पेक्शन, समन नोटिस भेजना, बैंकिंग कंपनी के ऑफिसर को बुलाना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगवाना, डॉक्यूमेंट्स मंगवाना, कमीशंस जो है वो इंक्वायरी कमीशन बिठाना, तो ये सब कर सकते हैं। ठीक है? 133(6) के बारे में बोला है, बैंकिंग कंपनी के ऑफिसर को बुला के उससे भी स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन मांगी जा सकती है। ठीक है? बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी जा सकती है, ये पावर भी है। सर्वे करने का पावर भी है, आपके प्रीमाइसिस पे आके या किसी ऑफिसर को भेज के डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना, डिटेल मांगना। ठीक है? और अगर आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं तो पेनल्टी लगाना, वो पेनल्टी का सेक्शन है, आपको याद करनी है, तो ये पेनल्टी भी वो लगा सकते हैं। और लास्ट पार्ट में है पावर ऑफ द बोर्ड टू मेक सेफ हार्बर रूल्स। इसकी बात मैं चैप्टर के लास्ट सेक्शन में करूंगा। सेफ हार्बर रूल्स के बारे में उन्होंने 92CB में बात की है, तो अभी उस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट। इट इज सेक्शन नंबर 92CC। एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट का अगर आपको कंसेप्ट में रिलेट करा हूं तो यू कैन रिलेट दैट विद एडवांस रूलिंग। एडवांस रूलिंग आपके ध्यान में होगा, हमने पढ़ा हुआ है, काफी बार पढ़ा हमने। इसके बाद हमने कस्टम्स में भी की है, जीएसटी में भी की है, इनकम टैक्स में बात हुई है। एडवांस रूलिंग जो है वो एक गाइडलाइन है, या एक तरीके से आप अपने लिए स्पेसिफिकली पहले से टैक्सेशन पॉलिसीज का क्लैरिफिकेशन मांग सकते हो गवर्नमेंट से कि भाई अगर हम ये बिजनेस करते हैं और ये मॉडल है हमारे बिजनेस का, तो टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या होंगे एडवांस में बता दो, और फिर हम वही फॉलो करेंगे। ऐसे ही होता है। सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है। देखो, बार बार इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बार बार एक ही नेचर के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, हर बार ये फाइल टीपीओ के पास जाती है, हर बार असेसिंग ऑफिसर उस पर ये डाउट करता है, हर बार आर्म्स लेंथ प्राइस अलग से निकालता है। कौन झमेला पालेगा? बिजनेस करें कि ट्रांजेक्शन ही करवाते रहे। तो बेटर ये है कि एक ही बार अथॉरिटी को सामने से बोल दो कि ये हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं, आप हमें पहले से एडवांस में एक आर्म्स लेंथ प्राइस निकाल के दे दो, या फॉर्मूला दे दो कैसे गिनना है। हमें कोई चोरी करनी नहीं है, हमें कोई टैक्स मैनिपुलेट नहीं करना है। आप जो बोलोगे हम वैसे ही भर देंगे, लेकिन ये हर बार हमारा जो टाइम वेस्ट होता है ना, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसे जेन्युइन असेसीज के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल है जो इन्होंने 92CC में कवर अप की। ठीक है?
कैलकुलेशन कैसे होगा एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट में एएलपी का, इसमें वो सेम मेथड्स हैं जो ऊपर हम सम्स में देखने वाले हैं, उसी को यहाँ पे नेम किया हुआ है, तो कुछ भी नया नहीं बोला। वैलिडिटी ऑफ द एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट, ये अग्रीमेट आप 5 साल के लिए कॉन्जिक्यूटिव 5 ईयर्स के लिए करवा सकते हैं इशू, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर बोला है बाइंडिंगनेस ऑफ द एपीए, ये अगेन जैसे एडवांस रूलिंग में नहीं था 1-to-1 बाइंडिंग नेचर और सिर्फ उन्हीं पार्टीज पे बाइंडिंग जिनका नाम है, सेम चीज यहाँ पे भी है कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज पे भी बाइंडिंग रहेगा और आपके ऊपर भी बाइंडिंग रहेगा। However, the advance pricing agreement shall not be binding if there is a change in the law or the facts having bearing on the agreement. अब कानून ही बदल गया तो फिर तो आपके अग्रीमेंट में भी अपडेट्स हो ही जाएंगे, ठीक है, वो अमेंडमेंट जैसे होता है। डिक्लेयरिंग द एपीए वॉइड एब इनिशियो, अगर आपने गलत डिटेल्स या मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट करके डिटेल्स जो है या एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट किया था और उनको पता चल गया, वॉइड एब इनिशियो। इफेक्ट ऑफ डिक्लेयरिंग एन एडवांस प्राइस अग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो, इसका इफेक्ट क्या होगा, ऐसा मान लिया जाएगा कि ये अग्रीमेंट कभी हुआ ही नहीं और इसके बिहाफ पे आपको जो भी फायदा मिला है या जो कुछ भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उसको आपको चेंज करना पड़ सकता है। सेकेंड पॉइंट में बोला नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द एक्ट फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग एनी पीरियड ऑफ लिमिटेशन, द पीरियड बिगिनिंग विद द डेट ऑफ सच अग्रीमेंट एंड एंडिंग ऑन द डेट ऑफ ऑर्डर फॉर डिक्लेयरिंग एन एपीए वॉइड एब इनिशियो शैल बी एक्सक्लूडेड। ओके, ये कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं कि जो टाइम लिमिट है, अब जितना भी टाइम इसमें लगा, मतलब अब आगे इंक्वायरी होगी आपके अगेंस्ट, फिर से असेसमेंट होगा, आपके रिटर्न्स को रिकैलकुलेट किया जाएगा, तो असेसिंग ऑफिसर को भी तो टाइम चाहिए, तो ये जितना भी टाइम बीच में वेस्ट हो गया ना वो सारा कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। प्रोसीजर एंड स्कीम इज ओके, रीडिंग पार्ट है। रोल बैक प्रोविजंस की बात की है, देखो रोल बैक प्रोविजंस में ऐसा बोला उन्होंने, डायरेक्ट इसका एग्जांपल पढ़ लो तो भी काफ़ी है। वो ऐसा बोल रहे हैं कि अगर एक एप्लीकेंट एपीए का एप्लीकेशन करता है सपोज, और वो अगले 5 साल के लिए स्कीम मांग रहा है, तो वो पिछले 5 साल के लिए भी इसको अप्लाई कर सकता है, तो बोलते हैं ना वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ठीक है, तो प्रोस्पेक्टिव के साथ साथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी यहाँ पे हो सकता है, ये भी आप ध्यान रखना। और कुछ नहीं है, रोल बैक का इतना ही मीनिंग है, फालतू में इतना 4 पैराग्राफ खींचे उन्होंने। तो आई होप यहाँ तक तो पता चला होगा, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है। अब इसमें आगे भी और कुछ प्रोविजंस हैं, वो भी देख लेते हैं जितने मैं अभी इसके साथ आपको रिलेट करा सकता हूँ। बीच में अभी वो जो रेंज कंसेप्ट है उसको एक बार साइड पे रखना, वो यहाँ पे इन बिटवीन आ रहा है, उसका इतना रेफरेंस लेने की अभी जरूरत नहीं है, आगे हम उस पर बात करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके बाद, दैट इज ऑन पेज नंबर 868। इसमें बोला है फाइलिंग ऑफ मॉडिफाइड रिटर्न फॉर एनी असेसमेंट ईयर रेलेवेंट टू अ प्रीवियस ईयर टू विच एपीए अप्लाइज। सिंपली अगर आपको ध्यान में हो, रिटर्न ऑफ इनकम जो हमने डायरेक्ट टैक्स में पढ़ा है उसमें भी होता है कि अगर आप एक बार रिटर्न फाइल कर दें तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी प्रोवाइड की है। तो उसमें उन्होंने बोला है कि आपको अगर जरूरत पड़े तो यू कैन मॉडिफाई सच रिटर्न ऑल्सो। लैंग्वेज एक बार रेफर कर सकते हैं हम, यहाँ पे जो बोली हुई है देख लेते हैं। एज पर सेक्शन 92 CD with effect from 2012, notwithstanding anything contrary contained in section 139, where any person has entered into an agreement and prior to the date of entering into the agreement, any return of income has been furnished under the provisions of 139 for any AY relevant to a PY to which such agreement applies, such person shall furnish within a period of 3 months from the end of the month in which the said agreement was entered into a modified return in accordance with and limited to the agreement। अभी हमने पीछे रोल बैक देखा कि आप पिछले 5 साल जाके भी ये प्रोविजंस अप्लाई करवा सकते हो, बट पिछले 5 साल के रिटर्न्स तो भर दिए, अब उसमें अगर इस अग्रीमेंट के हिसाब से कोई चेंज करना पड़े तो अलाउ करना चाहिए ना, तो वही अलाउ किया। जिस मंथ में अग्रीमेंट होगा उसके अगले 3 महीने में आपको मॉडिफाइड रिटर्न फाइल कर देना है, दैट इज द डेडलाइन। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 92 CD, if the modified return is furnished under 139, all other provisions of the act shall apply accordingly. Implied. Thus 92 CD provides an opportunity to avoid the litigation even for the years for which the return has already been filed. अच्छा है ना, अपनी गलतियां आप सामने सुधार लो ताकि बाद में आपके अगेंस्ट कोई केस ना हो जाए, ये बोला है। Reassessment of the total income in the cases where modified return has been filed, but assessment or reassessment proceedings have been completed before the expiry of period allowed for furnishing of modified return। इन शॉर्ट रीअसेसमेंट अलाउड है और कुछ नहीं।
सेम बात बोली है। सेक्शन 92 CD का सबसेक्शन 3 है, इसमें बता रहे हैं इफ द असेसमेंट और रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स फॉर एन असेसमेंट ईयर रेलेवेंट टू अ प्रीवियस ईयर टू विच द अग्रीमेंट अप्लाइज हैव बीन कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड अलाउड। मतलब असेसमेंट हुआ था पहले तो कोई बात नहीं, आप सुधार कर लो। असेसमेंट के बाद रीअसेसमेंट हुआ था तो भी आप उसका सुधार कर सकते हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो तभी अगर रीअसेसमेंट हुआ था तो भी यहाँ पे रिटर्न को मॉडिफाई करना हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और इसमें इन्होंने ये भी बोला कि अगर कोई असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी पिछले साल की जो अभी तक पेंडिंग है और रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी, मतलब रीअसेसमेंट कब होता है, जब आपने असेसमेंट कंप्लीट कर दिया था अपने एंड से बट ऑफिसर वो फाइल वापस ओपन करते हैं। तो आपने अकाउंट्स सबमिट कर दिए थे, रिटर्न फाइल कर दी थी और फिर उसके बाद उन्होंने रीअसेसमेंट करना शुरू किया। तो जो भी सिचुएशन हो, या तो आपने रिटर्न भरा नहीं और वो असेसमेंट कर रहे हैं, या फिर आपने असेसमेंट करके रिटर्न भर दिया और वो रीअसेसमेंट कर रहे हैं और वो मैटर अभी भी पेंडिंग है और आपने ये एपीए के लिए अप्लाई करके अग्रीमेंट करवा लिया है और वो उस ईयर को रिलेट करता है। तो अब जब ऑफिसर असेसमेंट या रीअसेसमेंट करेंगे, प्रोसीडिंग्स कंप्लीट करेंगे, तो वो इस अग्रीमेंट को ध्यान में रख के ही चलेंगे। दैट इज ऑल्सो इम्प्लाइड, ठीक है। तो लास्ट पैराग्राफ में ये चीज बोली है। नेक्स्ट पॉइंट में एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट बोला है। टाइम लिमिट आप एक बार उसको रिलेट करके देख सकते हैं। सेक्शन 153, 153B, 144C ये सब अभी आपको इग्नोर करना पड़ेगा बिकॉज असेसमेंट प्रोसीडिंग्स हमारे सिलेबस में इस लेवल पे नहीं है, ये आपके एग्जीक्यूटिव के पार्ट से रिलेट करता है, तो मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। सिर्फ टाइम लिमिट देख लेना, दैट इज मोर देन इनफ। फिर कुछ सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स की बात हो रही है इन सर्टन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स। अब एग्जैक्टली सेकेंडरी एडजस्टमेंट और प्राइमरी एडजस्टमेंट होता क्या है, पहले वो मीनिंग देख लें। वो मीनिंग बाद में दे रखा है, सेक्शन पहले समझा दिया है। तो ये हमारी महान मॉड्यूल का जो तरीका है प्रेजेंटेशन का वो आपके सामने है। उस टॉपिक के एंड में जब आएंगे ना तो बीच में लिखा है नोट 1, नोट 2, प्राइमरी एडजस्टमेंट, सेकेंडरी एडजस्टमेंट। वहां समझा रहे हैं कि जो पूरा टॉपिक हमने ऊपर बात किया उसका मतलब क्या है। प्राइमरी एडजस्टमेंट का मतलब है इट रिलेट्स टू अ ट्रांसफर प्राइस and it means the determination of the transfer price in accordance with the arm's length price resulting in the total income or reduction in the loss as the case may be of the assessee। मतलब आर्म्स लेंथ प्राइस की वजह से आपकी टोटल इनकम कितनी बढ़ी और आपके लॉसेस कितने रिड्यूस हुए। बात एक ही है ना, इनकम का बढ़ना, लॉस का कम होना, अल्टीमेटली टैक्स की लायबिलिटी तो बढ़ेगी। तो जिसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंडिया में चेंजेस किए गए उसको हम बोल रहे हैं प्राइमरी एडजस्टमेंट। Secondary adjustment means an adjustment in the books of accounts of the assessee and its associated enterprise, मतलब वो जो बाहर वाली second entity है ना वो भी, to reflect that the actual allocation of profit between the assessee and its AE is consistent with the transfer price determined as a result of primary adjustment and thereby removing the imbalance between the cash account and the actual profit of the assessee। अब पहले क्या है, प्राइमरी एडजस्टमेंट में तो ये है कि इंडियन एंटिटी के बुक्स में चेंज करके टैक्स भर के दे दो, आगे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंडरी एडजस्टमेंट में बोल रहे हैं कि नहीं, सिर्फ इंडियन बुक्स में आप चेंज करोगे, मतलब मैंने जो चीज आपसे 150 में खरीदी थी अब मैं उसको 100 पे दिखा रहा हूँ, तो आपने तो सेल 150 में दिखा रखा है, तो वहां भी यूएस में जो एंटिटी है उसके अकाउंट्स में भी तो अपडेट होना चाहिए ना। तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट का मतलब जहां दोनों बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपडेट होगा एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस की, ताकि जो भी इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है अकाउंट्स में वो खत्म हो जाए और कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। कैश बैलेंस, प्रॉफिट, ये वो सब चीजें करेक्ट ऑर्डर में दिखे, ठीक है। तो ये नेसेसरी होता है। अब पता चलेगा आपको कि 92 CE क्या बोल रहा है। देख लेते हैं। ये ऐसा बता रहे हैं कि कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस में सेकेंडरी एडजस्टमेंट के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। कौन सी वो सिचुएशंस है? पहला, वेयर अ प्राइमरी एडजस्टमेंट टू ट्रांसफर द प्राइस हैज बीन मेड सुओ मोटो बाय द असेसी इन हिज रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है, आपने अपनी रिटर्न में खुद ही प्राइमरी एडजस्टमेंट जो है वो कर दिया है, तो सेकेंडरी भी करना पड़ेगा। वेयर अ प्राइमरी एडजस्टमेंट टू ट्रांसफर प्राइस मेड बाय द असेसिंग ऑफिसर हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द असेसी, आपने एक्सेप्ट कर लिया, कैलकुलेट उन्होंने किया। Where the primary adjustment to transfer price is determined by the advance pricing agreement as per 92CC जिसपे हमने अभी बात की थी, on or after 1/4/2017 substituted with effect from 1/4/2018 by the Finance Act 2019। ठीक है, डी पॉइंट में बोला है प्राइमरी एडजस्टमेंट किया था सेफ हार्बर रूल्स को लेके, मतलब पहले प्राइमरी एडजस्टमेंट होता है
और फिर कुछ ट्रांजैक्शंस में सेकेंडरी एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है। ये वो ट्रांजैक्शंस आपके सामने है। और लास्ट वाला DTAA के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सब हमने पढ़ा हुआ है। कहाँ कहाँ पे सेकेंडरी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। इफ द अमाउंट ऑफ प्राइमरी एडजस्टमेंट इन केस ऑफ एन असेसी डज नॉट एक्सीड ₹1 करोड़, ठीक है, तो 1 करोड़ रुपए तक का चेंज मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर आया है तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, चलेगा। उससे ऊपर का चेंज आया तो प्रॉब्लम है। द प्राइमरी एडजस्टमेंट इज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ असेसमेंट ईयर 2016-17 और अर्लियर, मतलब ये उसके बाद से एप्लीकेबल हुआ है AY 17-18 से। No refund of the taxes paid, if any, by virtue of the provision of this subsection as they stood immediately before the amendment of Finance Act 2019 shall be claimed and allowed। मतलब पहले का आपको कोई रिफंड या कुछ टैक्सेस का नहीं मिलेगा। अगर आपने पहले कुछ ज़्यादा भर दिया था तो भूल जाओ, सरकार कभी पैसे वापस नहीं करती, ऐसा उनका क्लियर एजेंडा है यहाँ पे। क्वांटिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी एडजस्टमेंट ऑन पार्ट एडेड बाय फिनांस एक्ट 2019, ठीक है, 92 CE का सबसेक्शन 2 है। देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइमरी एडजस्टमेंट देयर इज एन इंक्रीज इन द टोटल इनकम और रिडक्शन ऑफ लॉस ऑफ द असेसी। द डिफरेंस बिटवीन द ALP इज डिटरमाइंड बाय द प्राइमरी एडजस्टमेंट एंड द प्राइस एट विच द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हैज एक्चुअली बीन अंडरटेकन इज एक्सेस मनी। तो वो बात तो हमने कर ही ली है, कुछ नया तो बोला नहीं। द एक्सेस मनी और पार्ट इज नॉट रिपैट्रिएटेड टू इंडिया बाय द एसोसिएट एंटरप्राइज विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम। The excess money or part shall be deemed to be an advance made by the assessee। ये बहुत सिंपल हो गया। And the interest on which such advance shall be computed as the income of the assessee in the manner as may be prescribed। इसका मतलब ये है कि हमने, जैसे मैंने आपको बताया था कि 100 रुपए की चीज़ हमने 150 में खरीदी थी, तो हमने तो 50 रुपए एक्स्ट्रा बाहर भिजवा दिए थे ना। That 50 rupees should be repatriated back to India। अगर वो टाइम लिमिट के अंदर अंदर नहीं होता है, क्योंकि सेकेंडरी एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो पैसा वापस मंगवाना पड़ेगा, तो फिर ये मान लिया जाएगा कि आपने उनको वो पैसा एडवांस दे रखा है, ठीक है, और उसको एडवांस की तरह बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रीट किया जाएगा। ये बोला है टू सच एसोसिएटेड एंटरप्राइज एंड द इंटरेस्ट ऑन विच सच एडवांस शैल बी कंप्यूटेड एज द इनकम ऑफ द असेसी। मतलब उस एडवांस पे जो इंटरेस्ट बनता है, वो पैसा अगर किसी और को देते तो आपको ब्याज तो मिलता, वो इंटरेस्ट भी आपकी इनकम मान लिया जाएगा। तो इन शॉर्ट, या तो घुमा फिरा के पैसा वापस मंगवा लो, नहीं मंगवाओगे तो एडवांस मनी दे रखा है और उस पर इंटरेस्ट इनकम आपकी हम कंसीडर करेंगे, भले सामने वाला आपको कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहा है तो भी। तो इधर से नहीं तो उधर से फंसाएंगे तो सही आपको, ये बोला हुआ है। कुछ सबसेक्शंस ऐड भी किए हुए, 2A, 2B, 2C और 2D, 4 सबसेक्शंस ऐड किए हुए। ये कुछ नया पार्ट है, देख लेते हैं। अभी 1 सितंबर 2019 से ही आया है। Without prejudice to the provisions of subsection 2, where the excess money or part thereof has not been repatriated within the prescribed time, the assessee may at his option pay additional income tax at the rate of 18% on such excess money as the case may be। मतलब सामने से आप 18% इनकम टैक्स दे के उस अमाउंट पे फ्री हो सकते हो, फिर पैसा वापस नहीं मंगवाओ, चलेगा। The tax on the excess money or the part thereof so paid by the assessee shall be treated as the final payment of tax in respect of the excess money or part not repatriated and no further credit therefore shall be claimed by the assessee or by any person in respect of the amount of tax paid। मतलब ये टैक्स जो आप 18% भर रहे हो, इसका कोई क्रेडिट आपको नहीं मिलने वाला। जैसे वो TDS में मिल जाता है, एडवांस टैक्स में मिल जाता है, DTAA में मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं। नो डिडक्शन अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल बी अलाउड टू द assessee in respect of the amount on which tax has been paid in accordance with 2A। कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा इसका। और लास्ट में, where the additional income tax referred to in 2A is paid by assessee, he shall not be required to make secondary adjustment under subsection 1 and compute interest। सीधी बात है ना, टैक्स भी भरूंगा, इंटरेस्ट भी कंप्यूट करोगे, फिर सेकेंडरी एडजस्टमेंट भी करवाओगे, पैसा नहीं आ रहा है वहां से, तभी तो इंटरेस्ट मतलब टैक्स पे कर रहा हूँ ना। तो अगर पैसा आ ही जाता तो फिर टैक्स क्यों भरता मैं, फिर तो पैसा वापस ही मंगवा लिया, तो ना इंटरेस्ट ना टैक्स। लेकिन अगर पैसा वापस नहीं मंगवा रहा हूँ तो 18% टैक्स पे करके मैं फ्री हो सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन की बात की है इन्होंने। ये टॉपिक अगेन सिर्फ इतना बोला है कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं। मेरे हिसाब से जो रूल्स यहाँ पे दे रखे हैं, आपको इसको एक बार ऊपर से पढ़ के मेन वर्ड्स हाईलाइट कर लेने चाहिए। टेक्निकली उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगले 3-4 पेज ऐसे ही खींचे उन्होंने। 871 से लेके ये टॉपिक जा रहा है आपका 874 तक,
एंड तक ये टॉपिक जा रहा है। फिर सेफ हार्बर रूल्स आएंगे, वो हम देखेंगे, वो एक बार ऊपर ऊपर से डिस्कस करना है वो देख लेंगे। और उसके बाद अगेन पेनल्टी आ गई, वो भी आप याद कर सको तो आपकी चॉइस है। तो मेजॉरिटी ऑफ द थियोरेटिकल कंसेप्ट हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। जो बीच में पेंडिंग है वो अगले लेक्चर में डिस्कस करके फिर हम उसको एंड करेंगे और फिर सम्स पे आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको मेजॉरिटी चीज़ें समझ आई होंगी। कंसेप्ट बेस्ड लेवल पे इस टॉपिक को रखना, मॉड्यूल में बहुत ज़्यादा स्ट्रेच किया हुआ है, जितना काम है उतना ही पढ़ो, बहुत ज़्यादा टेंशन लेना नहीं, क्योंकि देखो प्रैक्टिकली इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड ऑल जो भी है ये पूरा पार्ट 30 मार्क्स का है। उस 30 मार्क्स में टॉपिक्स भी काफ़ी सारे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ही एक चैप्टर है, DTAA है आपके पास, मैट के प्रोविजंस हैं, टैक्स ट्रीटीज वाला पार्ट है। तो ये सब चैप्टर्स का भी अपना अपना वेटेज है, एक एक आंसर तो पूछेंगे, तो ऐसा तो नहीं कि उनमें से कुछ नहीं आएगा, इवनली सब चैप्टर्स में से थोड़ा थोड़ा चीज़ें तो पढ़ने को आपको मिलेंगी। तो ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का जो वेटेज है वो 1 या 2 क्वेश्चंस का होगा। उसमें भी वो जो शॉर्ट नोट्स हैं वो बहुत बार रिपीट होती हैं, इनके पास वेराइटी बहुत कम है और उसी में से वो पूछते हैं। तो एक सम और एक शॉर्ट नोट अगर आ भी गई तो आप आराम से उसको सॉल्व कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सम्स का भी लेवल एक ही जैसा है, रिपीटेटिव लेवल के सम्स आते हैं। नए सम्स इसमें इनोवेट करना उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और इस चीज़ का हमें पूरा एडवांटेज मिलता भी, ठीक है। क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच।